हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने नोट्स किस तरीके से बना सकते हैं, बी इट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, बी इट फॉर एनी अदर एग्जाम, विद टू की प्रिंसिपल्स: ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन। क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है कि बहुत बार लोग नोट्स बनाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भाई नोट्स को किस ऑर्डर में बनाएं, किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दें. So these are two key principles which you need to keep in mind while making your notes so that your notes are effective. Right. So before we begin, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है. जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं यहाँ से देख सकते हैं. एंड लेट्स बिगिन. तो सबसे पहली चीज़ कि भाई नोट्स क्यों बनाते हैं हम. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप अपना एंड गोल ध्यान में रखें कि नोट्स आपको कब ज़रूरत पड़ेगी. जब आप लेट्स से अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जब आप मेंस दे रहे हैं तब आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी. क्यों? क्योंकि तब आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट होगा, तब आपको रिवीजन जल्दी से करनी होगी एंड इट विल बी वेरी लिमिटेड मटेरियल दैट यू कवर टू सेव एफर्ट. तो नोट्स की ज़रूरत इसलिए होती है. क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब मेंस में भी शायद एक हफ्ता दूर है, तब अगर आप तब भी अपनी किताबें पलट रहे हो, पन्ने इधर से उधर कर रहे हो, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू इफेक्टिवली रिवाइज. तो उस टाइम कंस्ट्रेंट में एक बहुत ही लिमिटेड मटेरियल जो आपको मैक्सिमम आउटपुट देगा एज पर द 80-20 रूल विच वी डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स ऑन दिस चैनल. तो नोट्स आपके वो 20% मटेरियल होता है जो आपको 80% रिटर्न्स देते हैं. राइट. तो दूसरा फ़ायदा नोट्स बनाने का कि आपको बेनिफिट्स इसके काफ़ी सारे मिलते हैं. कि आप नोट्स तभी बना सकते हो जब आपने मटेरियल को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, आपने मटेरियल को समझ लिया है. क्यों? क्योंकि उसके बिना आप नोट्स बनाने की कोशिश करोगे, फॉर इंस्टेंस अगर लक्ष्मीकांत जैसी किताब के आप नोट्स बनाने की कोशिश करते हो तो यू विल नोट डाउन द होल बुक, यू विल नोट द होल बुक, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा. तो आपको नोट्स बनाने से पहले एक थॉरो रीडिंग जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो उसकी देनी पड़ेगी. दूसरी चीज़, व्हेन यू राइट यू विल एंगेज विद दैट मटेरियल. जो भी आप पढ़ा है आपने अब तक, उसे जब आप लिखोगे तो आपके दिमाग में भी क्लैरिटी आएगी. क्योंकि क्या होता है कि जब हम सिर्फ पढ़ रहे होते हैं या पढ़ के रिवाइज कर रहे होते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी टू ग्लॉस ओवर थिंग्स कि भाई अच्छा नहीं हाँ ये तो आता है, चलो 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 आगे चलो. बट जब लिखने पे हम आते हैं तो फिर हम फट्टेबाजी नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई व्हेन यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स तो बहुत बार आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन अब तक लिखी है या समझी थी वो इनकम्प्लीट थी. एंड इन सच केसेस यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग. एंड फाइनली जब आप उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करोगे तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि आपको इवेंचुअली हेल्प करेगा. नाउ ये स्ट्रक्चर ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल आता है कि भाई मेंस में आंसर किस तरीके से लिखा जाए, कि सबसे पहले चीज़ क्या लिखी जाए, बाद में क्या चीज़ लिखी जाए. तो जब आप अपने नोट्स बना रहे होगे उस टाइम पे जब आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करोगे, सो दिस विल एक्ट एज द बेसिस. कि ये इंफॉर्मेशन का ऑर्गेनाइजेशन विल एक्ट एज द बेसिस ऑन विच यू कैन क्रिएट सब डिविजन्स. फॉर इंस्टेंस अगर मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करूँ तो जिसका हम एग्जाम्पल आगे नोट्स में भी लेंगे. सो इन सिविल डिसोबीडियंस क्या मेजर चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए. फॉर इंस्टेंस व्हाट वर द कॉजेज, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों हुआ. देन व्हाट वाज द इम्पैक्ट. राइट. एंड सिमिलरली व्हाट वर द फेजेस. तो ये तीन बेसिक चीज़ आपने नोट डाउन कर ली तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में आपको एक ओवरव्यू काफ़ी अच्छा सा मिल जाएगा. राइट. नाउ मेकिंग नोट्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी, स्ट्रक्चर एंड प्रायोरिटी. तो स्ट्रक्चर ऑब्वियसली बात है आपको इन चीज़ों से मिल जाएगा कि आप बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात करी, तो यू कैन हैव अ स्ट्रक्चर विच इज़ इम्पैक्ट, कॉजेज एंड जो भी फेजेस, कि क्या आउटकम आया, क्यों ये चीज़ हुई एंड उसके क्या क्या फेज थे. दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है कि प्रायोरिटी, कि इम्पैक्ट में देयर विल बी मल्टीपल इम्पैक्ट्स. जैसे सिविल डिसोबीडियंस का भी आप ले लो तो इट कॉज्ड कि भाई बहुत सारे लोग जेल गए भाई, उसके अलावा सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी एंड बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट्स थे. तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट कौन सा है एंड सबसे कम इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट कौन सा है, आपको ये प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए. क्यों?
ये आप जब प्रैक्टिस करोगे अपने नोट्स बनाते हुए, सो इट विल हेल्प क्लैरिफाई दीज थिंग्स इन योर हेड, ताकि जब आप पेपर में सीधा इन्हें लिखने जाते हो तो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सी चीज़ पहले लिखी जाए, क्यों आपने अपने नोट्स में उन्हें प्रायोरिटाइज करके ऑलरेडी लिखा हुआ है। नाउ व्हाट टू नोट, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या थे। अब दिस इज़ फॉर GS2 या 3 की अगर हम बात करें तो ये एक और फ्रेमवर्क है जो आप यूज़ कर सकते हो कि स्ट्रक्चरल इश्यूज़ क्या हैं, उन इश्यूज़ के स्ट्रक्चरल सोल्यूशन क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं एंड रीसेंट फैक्ट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के बारे में आपसे पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल इश्यूज़ क्या हैं, तो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में आप बहुत सिंपल से कुछ कुछ इश्यूज़ बता सकते हो कि भाई एब्सेंटीज़म बहुत ज़्यादा है, फिर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, या फिर आपकी जो कमिटीज़ हैं दे आर इनफेक्टिव, या फिर बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हो जाता है। सो दीज आर वेरी वेरी कॉमन स्ट्रक्चरल इश्यूज़ कि 0 आवर क्वेश्चन आर है, उनको ठीक से फंक्शन नहीं करने दिया जाता। तो इनके स्ट्रक्चरल सोल्यूशन क्या है, तो इसमें अब ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल सोल्यूशन आपके मन की बात नहीं होनी चाहिए, दीज शुड बी रिकमेंडेशंस फ्रॉम सम कमिटी, और मे बी जैसे फॉर इंस्टेंस इस पर्टिकुलर केस में पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो DD बासु या फिर सुभाष कश्यप जो स्कॉलर्स हैं इस एरिया में, इनके रिकमेंडेशंस क्या हैं इन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस के लिए। नाउ ट्रेंड्स की बात करी जाए तो ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए कि एब्सेंटीज़म, जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे, तो एब्सेंटीज़म अगर फर्स्ट लोकसभा में देखा जाए तो कितना था, 14, 15, 16 लोकसभा में कितना है, किस तरीके से जा रहा है। सिमिलरली विमेंस पार्टिसिपेशन कि भाई फर्स्ट लोकसभा में कितनी फीमेल MPs थी, इस लोकसभा में कितनी फीमेल MPs हैं। दीज आर द काइंड्स ऑफ फैक्ट्स एंड ट्रेंड्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अब फैक्ट्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं कि आपको कोई रिसेंट केस याद है कि भाई डिसरप्शन हुआ था किसी एक बिल के ऊपर लेके रिसेंटली, या वॉकआउट हुआ था, या भाई MPs ने तोड़फोड़ मचा दी थी, तो यू कैन यूज दोज फैक्ट्स टू एनहांस और एड वैल्यू टू योर आंसर कि भाई हम जो बात बोल रहे हैं इधर वो अभी अभी रिसेंटली इस केस में हुई थी, सो दिस इज रेलिवेंट। नाउ कमिंग टू माय नोट्स, इसको हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये नोट्स बनाए। दीज वर माई नोट्स दैट आई यूज्ड फॉर माई ओन अटेम्प्ट्स। नाउ फॉर इंस्टेंस सिविल डिसोबीडियंस में जैसे कि मैंने बात की कि भाई पहले हमने बात कर लिया कि कॉजेज क्या थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज साइमन कमीशन, कि जो साइमन कमीशन आया था दैट वाज अ ऑल वाइट कमीशन, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के लिए उनको टास्क दिया गया था, कांग्रेस एंड ऑल अदर मेजर पार्टीज सेड कि भाई ऑल वाइट कमीशन कैन नॉट डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ द इंडियन कंट्री और द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। देन सेकेंड, रिजेक्शन ऑफ डोमिनियन स्टेटस की नेहरू रिपोर्ट के तहत ये माना गया था कि भाई डोमिनियन स्टेटस के मांग की है, बट फिर पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन हुआ 1929 में, जहाँ पे ये बोला गया कि भाई अगर 26 जनवरी 2030 तक पूर्ण स्वराज नहीं मिलता तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाएगा। एंड फाइनली देयर वाज आल्सो दी 11 पॉइंट अल्टीमेटम जो गांधी जी ने दिया था, जिसमें 6 जनरल पॉइंट थे, 2 बुर्जुआ पॉइंट थे, 3 बुर्जुआ पॉइंट थे और 2 पेजेंट्स से रिलेटेड पॉइंट्स थे, ताकि एक बैलेंस्ड कोalition मूवमेंट जो कि गांधी जी करना चाहते थे हमेशा, वो बनाई जाए। इसके बाद इससे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, कि भाई नेहरू रिपोर्ट आई थी कि भाई नो चेंजेस वर्सेस प्रो चेंजेस वाला फेज था। देन ब्रेक डाउन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द 1920s, क्योंकि जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमने देखा था देयर वाज अ वेरी हाई कॉम्पोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बट दैट वाज नॉट द केस इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देन दलित ऑर्गेनाइजेशंस केम अप इन बिटवीन 19 जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी एंड जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, एंड देन बारदोली सत्याग्रह विच सर्व्ड एज अ लॉन्चिंग पॉइंट, या जिसको आप बोल सकते हो कि स्टार्टअप, जो शुरुआत में जो थोड़ा एक स्पार्क चाहिए होता है, उसके बाद फिर बड़ी चीज़ें आती हैं। देन नेक्स्ट थिंग सिविल डिसोबीडियंस के लिए इम्पैक्ट क्या था, उसका एजेंडा क्या था। देन सिविल डिसोबीडियंस रीजंस फॉर एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अगर ये एक पेज पे आप देखो तो इट हैज़ इनफ इंफॉर्मेशन कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कुछ भी सवाल आता है अगर, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस। सो इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नाउ सिमिलरली ये श्रेयांश कुमार जो 2019 में रैंक 4 थे, उनके नोट्स हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के उनके नोट्स देखिए कि भाई क्या कारण थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के, तो उन्होंने अपने 5-6 कारण यहाँ पे 4 कारण लिख दिए हैं, राइट। तो उसके बाद फिर इम्पैक्ट
इम्पैक्ट में उन्होंने इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट एंड देन फीचर्स। तो इसी तरीके से आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं, बहुत ही साफ, बहुत ही सुथरे। उन्होंने जैसे एक पेज के ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नोट्स बनाए हैं। सो इफ़ ही गेट्स एनी क्वेश्चन फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूजिंग दीज नोट्स, वो ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये नोट्स हैं उनके। सो दीज आर अगेन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कि कारण क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के। इकोनॉमिक क्राइसिस, यस, कि भाई दो इकोनॉमिक क्राइसिस थे, पॉलिटिकल क्राइसिस, देन सोशल क्राइसिस, देन इंटेलेक्चुअल्स। नाउ इसमें प्रायोरिटाइजेशन देखिए कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो इकोनॉमिक क्राइसिस था, एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन वाइल इंपॉर्टेंट, बट इट इज बिकॉज इकोनॉमिक क्राइसिस भी था विच वॉज द मेजर ड्राइविंग फैक्टर दैट these also contributed, right? And social crisis obviously adds fuel to the fire कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया है, उसके साथ साथ अगर सोशल क्राइसिस भी हो जाए और इंटेलेक्चुअल्स भी हों जो सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, सो इट कैन लीड टू रेवोल्यूशन। बट अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ कि भाई इंटेलेक्चुअल्स ने बोला सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, बट जब तक इकोनॉमिक क्राइसिस एंड पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं होगा तो दिस विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव। सिमिलरली सिर्फ सोशल क्राइसिस इन द एब्सेंस ऑफ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस विल नॉट लीड टू रेवोल्यूशन। इट इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस कपल्ड विद द पॉलिटिकल क्राइसिस एंड देन सोशल क्राइसिस एंड इंटेलेक्चुअल्स, जो कि काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो वैसे आप चलोगे, सो दिस is a good priority order for causes of French Revolution। तो सिमिलरली फिर उन्होंने यहाँ पे अपने फेजेस इसके दे दिए हैं कि 1781 में क्या हुआ, 1789 में क्या हुआ, एंड किस तरीके से आगे चले। सो दिस इज़ अ बेसिक आइडिया अबाउट हाउ यू कैन मेक योर ओन नोट्स। हमेशा एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि प्रायोरिटाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? फॉर इंस्टेंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भी अगर बात करें यहाँ पे, एंड द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड डिमांड वेंट बियॉन्ड ह्यूमन प्रोडक्शन कैपेसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ ये बोल दो कि भाई इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। सो दैट इज नॉट द केस। वर्ल्ड ट्रेड, वी नो दैट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन was a, let's say, byproduct or outcome of the commercial revolution। तो पहले कमर्शियल रेवोल्यूशन आएगा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड गुड प्रायोरिटाइजेशन, कि पहले कमर्शियल रेवोल्यूशन आएगा, पहले कमर्शियल रेवोल्यूशन की बात की जाएगी, उसके बाद बात की जाएगी कि भाई इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म भी आया। सो व्हाइल मेकिंग योर ओन नोट्स प्लीज़ इंश्योर कि आप उन्हें प्रायोरिटाइज इस तरीके से कर रहे हैं। आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी पहले बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नोट्स आप बनाओगे, दीज विल डिटरमाइन कि जब आप पेपर में आंसर लिखने जा रहे हो तो आपके दिमाग में पहले कौन सा पॉइंट आता है, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया। इफ सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।